श्यामाचरण, तुम मेरी दौलत देखकर हैरान रह जाओगे। मेरे पास सोने चांदी के गहनों के अलावा बैंक में रुपया भरा पड़ा है। अगर मैं खुलकर खर्च करूं तो भी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कम नहीं होगा। तुम मेरी हैसियत का मुकाबला नहीं कर सकोगे क्योंकि तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं है। श्यामाचरण ने सिर नीचा किए मन ही मन मुस्कुराता रहा। वह सोचने लगा, विवेक राय अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। श्यामाचरण, मैं चाहूँ तो अपनी इकलौती बेटी रेशमा को सोने चांदी के गहने से लाद कर किसी ऊंचे करोड़पति के यहाँ उसके लड़के से ब्याह दूँ, लेकिन जानबूझकर फटे बोरे में पाबंद लगा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा बेटा विजय मुझे पसंद आ गया है, जो अभी वो ग्रेजुएशन ही कर रहा है। मेरी दूर तक पहुँच है। तुम्हारा बेटा जहाँ भी नौकरी करना चाहेगा लगवा दूंगा। तुम तो उसकी ज़िंदगी भर कोई मदद नहीं कर पाओगे। तुम जितना दहेज चाहोगे उससे दोगुना तिगुना मिलेगा। थोड़ी देर की बात को सोचकर विवेक राय आगे बोले, क्या सोचा है तुमने श्यामाचरण? मेरी बेटी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, जवान है। इससे बढ़कर तुम्हारे बेटे को क्या चाहिए? वैसे मैंने तुम्हारे बेटे को अभी तक देखा नहीं है। वह तो मेरा मुनीम राघव इतनी तारीफ करने लगा, इसलिए तुमको बुलाया है। मैं चाहूँगा कि 2-4 दिन बाद उसे यहाँ लेकर आओ। खुद मेरी बेटी को देखो और उसे भी दिखला दो। समझो रिश्ता पक्का हो गया। आप बहुत बड़े आदमी हैं सेठ जी। गाजियाबाद के बड़े कारोबारियों में आपका नाम है, जैसा मैंने सुना है। आपकी तारीफ़ करूँगा कि आपने मेरे बेटे को देखे बिना ही रिश्ता पक्का करने का फैसला कर दिया, पर मुझे अपने बेटे और पत्नी से भी सलाह मशवरा करने का मौका दे तो मेहरबानी होगी। जाइए, लेकिन मना मत कीजिएगा। मेरी ओर से 2000 रुपये का नजराना लेते जाइए। विजय राय कुटिल हंसी हंस दिए। बिंदकी गांव पहुंचकर श्यामाचरण ने विवेक राय की लच्छेदार बातें अपनी पत्नी सत्यवती को सुनाई। वह बहुत खुश हुई, मानो उसके छोटे से मामूली मकान में पैसों की बरसात अचानक होने वाली हो। जब सत्यवती ने अपने बेटे विजय के मन को टटोलना चाहा तो वह बिगड़ गया। पैसे के लालच ने आपको इतना मजबूर कर दिया कि आप मेरी पढ़ाई बंद कराने पर उतारू हो गए हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरी जो कमाई होगी उस पर पूरा हक आपका ही तो होगा। आपके लिए जल्दी दुल्हन लाकर मैं अपना भविष्य खराब नहीं करना चाहूँगा। विजय ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, इतने पैसे वाले आदमी की इकलौती बेटी तुम्हें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। तुम मुझे सौतेली माँ समझते रहो, लेकिन मैं तो तुम्हें अपने छोटे लड़के राजू और बेटी लीला से भी ज़्यादा समझती हूँ। तुम्हारा गरीब बाप मुझे एक अच्छी साड़ी नहीं खरीद सका, सोने की जंजीर नहीं दे सका, खाने के लाले पड़ते रहते हैं। तुम्हारी पढ़ाई में ही सारा पैसा खर्च कर देते हैं। कभी सोचा है कि मैं घर कैसे चला रही हूँ? अमीर की बेटी यहाँ आकर सोना बरसाएगी तो सभी का भला हो जाएगा। सत्यवती ने विजय को समझाया। श्यामाचरण की पहली औरत मर चुकी थी। उसने दूसरी शादी सत्यवती से रचाई थी, जिससे 2 बच्चे हुए। बेटा, एक बार चलकर उस लड़की को देख तो लो, पसंद आए तो हाँ कर देना। मैं विवेक राय के यहाँ रिश्ता मांगने नहीं गया था, बल्कि उन्होंने खुद बुलाया था। अगर उनकी लड़की हमारी बहू बनने लायक है तो घर में आने वाली लक्ष्मी को ठुकराया नहीं जाता। श्यामाचरण ने अपने बेटे विजय को समझाते हुए कहा, आप लोग समझते क्यों नहीं? मेरी पढ़ाई रुक जाएगी तब क्या होगा? आजकल नौकरी भी इतनी जल्दी नहीं मिलती है। आपको धन दौलत मिली तो कितने दिन तक उसे इस्तेमाल कर पाएंगे? हर माँ बाप लड़की को अपने घर से जल्दी निकालना चाहते हैं, इसलिए हम गरीब लोगों के पल्ले बांधकर वे भी फुर्सत पा लेना चाहते होंगे। उनके पास काफ़ी पैसा है, अकेली लड़की है, सब कुछ तुम्हें ही मिलेगा। ज़िंदगी भर मौत से रहना। शादी के बाद अगर कल को उन्होंने मुझे घर जमाई बनाकर रखना चाहा तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि उनका पैसा यहाँ पहुँच पाएगा? मुझे उनके यहाँ गुलाम बनकर रहना पड़ेगा तो मैं कभी पसंद नहीं करूँगा। ये सब बातें छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वे तुम्हारी तारीफ़ सुनकर फ़ोटो देखते ही शादी को तैयार हो गई। आगे उनकी क्या मंशा है आप नहीं जानते। कोई लड़की वाला आज के ज़माने में इस तरह अपनी बेटी किसी गरीब घराने में देने को तैयार नहीं हो जाता। मुमकिन है उसके पीछे उनकी कोई चाल हो। शायद लड़की बुरे चरित्र की हो, जिसे जल्दी से जल्दी घर से निकालना चाहते हों। आपको पहले उन सब बातों का पता लगाना चाहिए। बेटा, मैं सब समझता हूँ। विवेक राय मुँह मांगा दहेज देंगे, ऐसा रिश्ते में मना नहीं कर सकता। आप जिद करेंगे तो मैं इस घर को छोड़कर कहीं और चला जाऊँगा। गुस्से में विजय बोला, तो तुम भी कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भी आत्महत्या कर लूँगी। कहते हुए श्यामाचरण रोने लगे।
आखिरकार विजय को झुकना पड़ा। गाजियाबाद में विजय अपने पिता के साथ जाकर विवेक राय की बेटी रेशमा को देखने के लिए राजी हो गया। सच में श्यामाचरण पैसों का लालची था। उसने रेशमा के बारे में किसी के द्वारा पूरी जानकारी हासिल करना ज़रूरी नहीं समझा। सत्यवती ने भी अपने सौतेले बेटे विजय के भविष्य के बारे में सोचना जरूरी नहीं समझा। वह तो चाहती थी कि जल्द से जल्द उसके यहाँ छप्पड़ फाड़ कर रुपए पर से, लड़की जैसी भी हो उससे सरोकार नहीं। फिर भी उसके मन में शंका बनी थी कि बिना किसी ऐब के एक रईस अपनी बेटी को इतनी जल्दी गरीब घराने में शादी के लिए दबाव क्यों डालने लगा था। फिर उसने सोचा, उसे लड़की से क्या लेना देना, उसे तो गहने धन दौलत से मतलब रहेगा, जिसे पाकर वह खुद राज करेगी। विवेक राय ने श्यामाचरण को यह भी बतला दिया था कि उनके पास केवल दौलत ही नहीं बल्कि सत्ता की ताकत भी है। कई बड़े सरकारी अफसर, नेता, मंत्री और विधायकों से भी याराना है, जिसकी वजह से उसका शहर में दबदबा है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि विजय को दामाद बनाते ही उसे अच्छी नौकरी दिलवा देंगे। विवेक राय चरित्रहीन था। उसने 4 शादियां की थी। पहली पत्नी से रेशमा हुई थी। जब रेशमा 4 साल की हुई तो उसकी मां मर गई। उसके बाद धीरे धीरे विवेक राय ने 3 शादियां और की, पर वे तीनों ही संदिग्ध हालत में मर गई थी। रेशमा को उन तीनों की मौत के बारे में भनक थी, पर जानकर भी वह अनजान बनी रही और दबकर रहने की आदी हो चुकी थी। विवेक राय की सबसे बड़ी कमजोरी बाजारू औरतें और शराब की लत थी। जब विवेक राय पर नशे का जुनून सवार हो गया तो वे भूखे भेड़िए की तरह औरत पर टूट पड़ते और दरिंदे की तरह रौंद डालते। विजय ने रेशमा को देखा, वह बहुत खूबसूरत थी। सजाकर बाप बेटे के सामने लाकर बैठा दी गई। गले में मोतियों की माला, नाक में हीरे की नथ, बालों में जूही के फूल। उस खूबसूरती को देखकर विजय ठगा सा रह गया। रेशमा ने भी अपनी चितचोर निगाहों से विजय को देखा। वह रेशमा के मन को भा गया, लेकिन एक बार भी उसके होठों पर मुस्कुराहट नहीं आई, जैसे वह किन्हीं ख्यालों में खोई थी। विजय के कुछ पूछने पर सिर झुका देती, मानो उसमें लाज शर्म हो। विवेक राय ने दोनों की भावनाओं को समझा। नाश्ता पानी होने के बाद श्यामाचरण और विजय को 1 महीने के अंदर रेशमा से शादी करने को विवेक राय ने मजबूर करते हुए रहे कि वे लोग बारात लेकर गाजियाबाद में फलाम तारीख की अमोघ जगह पर पहुंच जाए। उसी समय विवेक राय ने 50,000 रुपये श्यामाचरण के हाथ में नजराने की रस्म अदा कर दी और भरोसा दिलाया कि उन्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। घर लौटने पर विजय ने शादी करने से मना कर दिया, लेकिन पिता की धमकी और जोर डालने पर उसे मजबूर होना पड़ा। तय समय पर कुछ लोगों के साथ श्यामाचरण अपने बेटे विजय को दूल्हा बनाकर बारात गाजियाबाद ले जाना पड़ा। वहाँ आलीशान होटल में उन लोगों के ठहरने का इंतज़ाम किया गया था। बारात की शोभा बढ़ाने के लिए उन्हीं की ओर से इंतज़ाम किया गया था, क्योंकि विवेक राय शहर के रुतबेदार शख्स थे। देखने वाले यह न समझे कि बेटी का रिश्ता ऐसे वैसे घर से जुड़ा है। बारात धूमधाम से उनके घर के पास पहुंची थी। दुल्हन की तरह उनकी बड़ी सी कोठी को बिजली की तमाम रोशनी द्वारा सजाया गया था। शहनाइयों की आवाज़ गूंज रही थी। बड़े बड़े लोग, नाते रिश्तेदार, विधायक, मंत्री और शहर के जाने माने लोग वहाँ मौजूद थे। रेशमा को कमरे के अंदर बैठाया गया था। वह लाल सुर्ख लहंगे, दुपट्टे और गहनों से सजाई गई थी। सहेलियाँ तारीफ करते छेड़छाड़ कर रही थी। वह शांत और गंभीर थी। शहनाई की आवाज़ मानो उसके दिल पर हथौड़े की तरह चोट कर रहे थे। शादी के बाद तीसरे दिन बारात वापस लौटी। कीमती तोहफे, घरेलू सामान और दूसरी चीज़ों से कई बक्से भरे थे, जिसे देखकर नाते रिश्तेदार खुशी से सरोबार हो गए। बहू का भव्य स्वागत किया गया। रात भर के जागे दूल्हा दुल्हन थके थे, इसलिए दोनों को अलग अलग कमरों में आराम करने के लिए घरेलू रस्म अदाई के बाद छोड़ दिया गया। शाम तक दूसरे रिश्तेदार भी चले गए थे। सुहागरात मनाने के लिए रेशमा को सजाकर पलंग पर बैठाया गया था। विजय कमरे में आया। उसने अपनी लुभावनी बातों से रेशमा को खुश करना चाहा। हथेली सहलाई, अपने पास खींचना चाहा तो उसने मना कर दिया। कई बार उसके छेड़ने पर रेशमा उससे कटती रही। उसकी आंखों से आंसू निकलते देख विजय ने सोचा कि पिता की इकलौती औलाद है, उसे पिता से बिछुड़ने की पीड़ा सता रही होगी, क्योंकि उसकी माँ न थी। बड़े लाड प्यार से पिता ने पाला पोसा और माँ बाप दोनों का फर्ज अदा किया था। बहुत पूछने पर रेशमा ने बतलाया कि उसे पीरियड्स आ रहा है। कुछ रोज़ तक रेशमा उसकी मनसा पूरी नहीं कर सकेगी। चौथे दिन विवेक राय का मुनीम बड़ी कार लेकर यह बतलाने पहुंचा कि रेशमा के पिता की हालत एकाएक बेटी के चले जाने से खराब हो गई है। वे बेटी को देखना चाहते हैं।
रेशमा की विदाई कर दी जाए। मजबूरी में बिना सुहागरात मनाए रेशमा को विदा करना पड़ा। विजय ने साथ जाना चाहा तो मुनीम ने यह समझते हुए मना कर दिया कि पहली बार उन्हें ससुराल में इज्जत के साथ बुलाया जाएगा। 1 महीने से ज़्यादा हो चुका था। रेशमा को वापस भेजने के लिए श्यामाचरण गुजारिश करते रहे, पर विवेक राय ने अपनी बीमारी की बात कहकर मना कर दिया। 1.5 महीने बाद विवेक राय खुद अपनी कार से रेशमा को लेकर श्यामाचरण के यहाँ आए और बेटी को छोड़कर चले गए। 1.5 महीने बाद फिर वही सुहागरात आई तो दोनों के मिलन के लिए कमरा सजाया गया। रेशमा घुटनों में सिर छिपाए सेज पर बैठी रही। उसकी आंखों में झरझर आंसू गिर रहे थे। विजय के पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया, बस रोती ही रही। इतने दिनों बाद पहली सुहागरात को विजय को रेशमा का बर्ताव बड़ा अटपटा सा लगा। उसे ऐसी उम्मीद जरा भी नहीं थी। पहले सोचा कि रेशमा को अपने घर वालों से दूर होने का दुख सता रहा होगा, इसलिए याद करके रोती होगी। कुछ देर बाद सामान्य हो जाएगी, पर वह नहीं हुई। जब रेशमा विजय की छेड़खानी से भी नहीं पिघली तो उसने पूछा, रेशमा सच सच बताओ, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? अगर तुम्हें मेरे साथ सहयोग नहीं करना था तो शादी क्यों की? पति होने के नाते अब मेरा तुम पर हक है कि तुम्हें खुश रखकर खुद भी खुश रह सकूं। रेशमा के जवाब न देने पर विजय ने फिर पूछा, रेशमा 1.5 महीने तुम्हारे तन से मिलने के बेताबी से इंतज़ार करता रहा। आज वह समय आया तो तुम निराश करने लगी। सब्र की भी एक सीमा होती है। ऐसी शादी से क्या फ़ायदा कि पति पत्नी बिना वजह एक दूसरे से अलग होकर रहें। कहते हुए विजय ने रेशमा को अपनी बाहों में कस लिया और चूमने लगा। रेशमा कसमाई और खुद को उससे अलग कर दिया, लेकिन जब विजय उसे बार बार परेशान करने लगा तो वह चीख मारकर रो पड़ी। आप मुझे परेशान मत कीजिए, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मेरे दिल में जो पीड़ा दबी है उसे दबी रहने दीजिए। मुझे इस घर में केवल दासी बनकर जीने दीजिए, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। खुदकुशी करना मानो एक रिवाज सा हो गया है। मैं शादी नहीं करना चाहता था तो मेरे बाप ने खुदकुशी करने की धमकी देते हुए मुझे शादी करने पर मजबूर कर दिया। शादी करने के बाद मेरी औरत भी खुदकुशी करने की बात करने लगी। अच्छा तो यही होगा कि सबकी चाहत पूरी करने के लिए मैं ही कल सबके सामने खुदकुशी कर लूँ। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप इस घर के चिराग हैं, पर आप मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं आपके काबिल नहीं रह गई हूँ। मुझे अपनों ने ही लूट लिया है। मैं उस मुरझाए फूल की तरह हूँ जो आप जैसे अच्छे इंसान के गले का हार नहीं बन सकती। मैं आपको अपने इस पापी शरीर के छूने की इजाज़त नहीं दे सकती, क्योंकि इस शरीर में पाप का जहर भरा जा चुका है। मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरे साथ जो घटना घटी वह शायद दुनिया की किसी बेटी के साथ नहीं हुई होगी। ऐसी शर्मनाक घटना को बताने से पहले मैं मर जाना बहुत बेहतर समझूंगी। मुझे मरने भी नहीं दिया गया। 2 बार खुदकुशी करने की कोशिश की, पर बचा ली गई। मानो मौत भी मुझे जीने के लिए तड़पाती छोड़ गई। उफ, कितना बुरा दिन था वह, जब मैं आज़ाद होकर अंगड़ाई भी न ले सकी और किसी की बदनीयती का शिकार बन गई। इतना कहकर रेशमा देर तक रोती रही। विजय ने उसे रोने से नहीं रोका। अपनी आप बीती सुनाते सुनाते वह पलंग पर ही बेहोश होकर गिर पड़ी। विजय ने रेशमा के मुंह पर पानी के छींटे मारे। उसे होश आया तो वह उठ बैठी। मेरी आप बीती सुनकर आपको दुख पहुंचा, मुझे माफ़ कर दीजिए, कहकर रेशमा गिड़गिड़ाई। तुमने जो बताया उससे यह साफ नहीं हुआ कि किसने तुम पर जुल्म किया। अच्छा होगा तुम उसका खुलासा कर दो तो तुम्हें सुकून मिलेगा। लो, एक गिलास पानी पी लो, तुम्हारा गला सूख गया है। फिर अपनी आप बीती मुझे सुना देना। भरोसा रखो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। विजय के कहने पर आंखें पोंछती हुई रेशमा अपनी आप बीती सुनाने को मजबूर हो गई। मेरे पिता मेरी माँ को बहुत प्यार करते थे। माँ की अचानक मौत से वे इतने दुखी हुए कि उन्होंने खूब शराब पीनी शुरू कर दी। मैं बड़ी होने लगी, मुझसे अच्छे बुरे की समझ भी आने लगी। पिता ने एक के बाद एक 4 शादियां कर डाली। पहली 2 बीवियों को वे अपने दोस्तों को सौंपते रहे, जिसे तंग आकर उन्होंने नदी में डूबकर जिंदगी ख़त्म कर ली। तीसरी से शादी रचाकर उसके साथ भी वही बुरा काम वे करते रहे। उसने बहुत समझाया पर पिता नहीं माने। एक दिन उसने भी अपने मायके में जाकर खुदकुशी कर ली। मेरे पिता पर उनकी खुदकुशी करने का कोई भी असर नहीं पड़ा। पैसे के बल पर उनके खिलाफ कोई केस नहीं बन सका। चौथी औरत इतनी खूबसूरत थी कि अपने प्रेम भाव से मेरे पिता को वश में करते हुए उनकी बुरी आदतें कई महीनों तक छुड़ा दी। तब मैं 15 साल की थी। चौथी माँ भी मुझे
अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करती थी। 3 साल तक वह मुझे पालती रही, लेकिन उसे कोई ऐसी खतरनाक बीमारी लगी कि वह मर गई। मेरे जल्लाद पिता फिर से शराब पीने लगे, बाजारू औरतों को घर में बुलाकर ऐयाशी करने लगे। मैं अक्सर देखती तो आंखें बंद कर लेती। उनके दोस्त भी अक्सर घर पर आकर शराब पीते और औरतों से ऐश करते। उनकी गिद्ध जैसी नज़रें मुझे भी देखती, मानो मौका पाते ही वे मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। मैं उनसे दूर रहती, उनसे बचने के लिए अक्सर रात को अपनी सहेलियों के यहाँ सो जाती थी। एक दिन मेरे पिता नशे में चूर किसी नाच गाने वाली के यहाँ से लौटे थे। उनकी निगाह मुझ पर पड़ी। मैं मैक्सी पहने सो रही थी। शायद मेरा कपड़ा कुछ ज़्यादा ही ऊपर तक खिसक गया था। नशे में चूर वे अपने खून की ममता भूल गए और मेरे पलंग पर आ बैठे, छेड़ते हुए मेरे जिस्म को सहलाने लगे। मेरी नींद खुली तो वे बोले, लेटी रहो, बिल्कुल अपनी माँ की सूरत पाई है तुमने। कोई फ़र्क नहीं। उसकी याद आ गई तो तुम्हें गौर से देखने लगा। उसके बाद मैंने बहुत हाथ पैर पटके पर वे नहीं माने। उन्होंने मुझे अपनी हवस का शिकार बना डाला। मैं बहुत रोई, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा। उस दिन के बाद से वे अक्सर मेरे साथ वही कुकर्म करते रहे। मैं उनके खिलाफ किसी से क्या फरियाद करती। 2 बार खुदकुशी करने की भी कोशिश की, पर बचा ली गई। इतना कहकर रेशमा रोने लगी। विजय चाहता था कि उसके रो लेने से उसका मन शांत हो जाएगा। सालों की आग जो दिल में छिपाए उसे तपा रही थी, आंसू बनकर निकल जाएगी। मेरी शादी आपके यहाँ इसलिए खूब दहेज देकर कर दी गई जिससे सबका मुंह बंद रहेगा। मुझे शादी के चौथे दिन बाद उसके पिता ने बुलवा लिया। उसका पाप मेरी कोख में पलने लगा था। अगर उजागर हो जाता तो उसकी बदनामी होती। मेरा पेट गिरवा दिया गया। 1.5 महीने बाद ठीक हुई तो मुझ फिर यहाँ पटक दिया गया, ताकि ज़िंदगी भर उस कलंक को छिपा कर रख सकूं। मैं नहीं चाहती कि मेरे इस पाप की छाया आप जैसे अच्छे इंसान पर पड़े। आप मुझे दासी समझकर यहाँ पड़ी रहने दीजिए। अगर आपने मुझे घर से निकाल दिया तो मेरे पिता आपको और आपके घर वालों पर मुकदमा चलाकर परेशान कर डालेंगे। आप चुपचाप दूसरी शादी कर लें। मेरे पिता आप लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। जब मैं चुप रहूँगी तो कोई कोर्ट मेरे पिता की आवाज़ नहीं सुनेगा। इतना कहकर रेशमा विजय के पैरों पर गिर पड़ी। तुमने अपनी आप बीती बताकर अपने मन को हल्का कर लिया। समझ लो कि तुम्हारे साथ अनजाने में जो हुआ वह एक डरावना सपना था। मैं तुम्हारे दर्द को महसूस करता हूँ। उठो रेशमा, उठो। तुमने कोई पाप नहीं किया है। तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। तुम्हारी चुनरी का दाग मिट गया है। आज से तुम्हारी ज़िंदगी का नया सवेरा शुरू हुआ है, जो अंत तक सुखी रहेगा। कहते हुए विजय ने उसे उठाया, उसकी आंखें पोंछी और उसे सीने से लगा लिया। रेशमा भी विजय का प्यार पाकर निहाल हो गई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।